अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। कराची जो कभी रोशनियों का शहर था, आज कंक्रीट का एक ऐसा जंगल बन चुका है जहां इंसान सिर्फ तब तक महफूज है जब तक कोई हादसा ना हो जाए। हर दूसरे दिन हमें एक नया सानेहा, एक नई आग और बेगुनाह लाशें देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि क्या ये महज हादसात हैं या करप्शन और कानूनी सकम का वो जाल जिसने 3 करोड़ इंसानों को यरगमाल बना रखा है। इमारतों के नक्शे कौन पास कर रहा है? क्या रिहायशी इलाकों को कमर्शियल बनाना कानूनी है? और वो कौन से रूल्स हैं जो 46 साल गुजरने के बावजूद आज तक नहीं बन सके? इन तमाम सवालात पर कानून क्या कहता है? इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट तारिक मंसूर साहब। जानने की कोशिश करेंगे। तारिक मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, कराची जैसा मेगा सिटी जिसमें आप समझते हैं कि ऐसे कोई जामे कवानीन मौजूद हैं जिन कवानीन की रोशनी में यहाँ बनने वाली इमारतें यहाँ के शहरियों के लिए महफूज समझी जा सकती हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, कराची का बेसिकली कराची डेवलपमेंट ऑर्डर 1957 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कराची बेसिकली फेडरल कैपिटल रहा है 1948 के इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डर के तहत। गवर्नर जनरल ऑर्डर नंबर 15 कहलाता है। उसके बाद ये 57 में फेडरल 55 तक, क्योंकि ये फेडरल कैपिटल रहा है, तो इसमें केडीए डेवलपमेंट ऑर्डर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है जो गवर्निंग लॉ था। अब ये लॉ जो है 1979 तक अमल दरामद में रहा, और 1979 में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979 आया। उस ऑर्डिनेंस के आने के बाद से लेकर 2002 तक जो है एक नए रेगुलेशंस आए जिसको कहते हैं कराची बिल्डिंग एंड टाउन प्लानिंग रेगुलेशन अंडर सेक्शन 21A। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जो उसका प्रियम्बल है उसके अंदर ये कंट्रोलिंग, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग डिमोलिशिंग के जो एक रूल्स होते हैं, मखसूस रूल्स जो वेरी पर्पस ऑफ दिस एक्ट है, वो प्रोमलगेट नहीं किए गए। ये बात सेक्शन 21 में लिखी हुई है, और 21A के रेगुलेशंस प्रोमलगेट कर दिए गए लेकिन रूल नहीं करते। और ये 21A कहता है कि रेगुलेशंस कैन नॉट बी गो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द पेरेंट एक्ट, और जो उसके रूल्स हैं, मगर रूल्स तो मौजूद ही नहीं है। हाँ। अच्छा, ये चीज़ हमने बहुत तवातुर से देखी, और हमने जब कराची की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स को एज ए ह्यूमन राइट्स डिफेंडर मैंने जब एनालाइज किया कि हमारे पास रूट कॉज क्या है, तो पता ये चला कि 2018 कराची का कोई मास्टर प्लान मौजूद नहीं है। लेकिन हमने डिग डाउन किया तो पता चला 52 में एक मास्टर प्लान बना मगर नोटिफाई नहीं हुआ, फिर 71 में बना लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ, फिर 83 में बना, फिर 94 में कोशिश हुई, लेकिन बिल आखिर 2007 में एक हमें लगा कि एक नोटिफाइड मास्टर प्लान कराची स्टडी डेवलपमेंट प्लान है जिसको 2020 कराची विजन 2030 फेडरल गवर्नमेंट विजन 2030 प्रोग्राम के तहत बना था, और सिटी काउंसिल की 312 रेजोल्यूशन के तहत सिटी गवर्नमेंट में जिस वक्त MQM की लेड मुस्तफा कमाल गवर्नमेंट थी उसने अप्रूव किया था, सिटी काउंसिल मंजूर, उस रेजोल्यूशन का नंबर है 312। अब ये रेजोल्यूशन मंजूर हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, जायका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IFC, IMF सब उसको आपको कर्जा देते हैं, इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज, और इसमें फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग होती है कराची को दुनिया के 6 बड़े बेहतरीन शहरों में की सब डालने की। ये बात कर रहा हूँ 2007 की। इसमें 2-3 साल काम होता है, और फाइनली कराची में जो 64% जो फेडरल गवर्नमेंट KMC स्टेक होल्डर है, और जो 38% जो रिमेनिंग KMC होल्डर है, तमाम 16 इदारे फेडरल गवर्नमेंट के और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट सब ने मिलकर साइन किए। उस डॉक्यूमेंट का नाम है कराची स्टडी डेवलपमेंट प्लान 2020। लेकिन ये नोटिफाइड नहीं होता। ये नोटिफाइड होता है, क्यों नहीं होता? अब उसकी वजह ये है कि कराची में उससे मिसहैप हुआ, ये फेडरल गवर्नमेंट की गजट में नहीं आता। नहीं, बुनियादी वजह क्या है? ये जो आप सारी टेक्निकल चीजें बता रहे हैं हमें कि जहां मास्टर प्लान बना लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ, क्या हर्डल क्या है मेन? बिल्कुल, देखिए इसमें मेलाफाइडी थी। अब 2007 में सिटी काउंसिल में अप्रूव किया, उसके बाद गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की इंटरिम सेटअप आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, फिर 2013 में लोकल गवर्नमेंट एक्ट आता है 2013 का। टाइमलाइन याद रखिएगा, पहले कौन सा चल रहा है? SLGO 2002 मुशर्रफ के दौर का चल रहा है, 2013 में लॉ आता है, KDA को रिवाइव किया जाता है 2016 में, रिवाइवल एंड अमेंडमेंट एक्ट आता है 2016 का, वरना KDA जो है डिफंक्ट हो जाता है सिटी गवर्नमेंट के अंडर में। स्ट्रक्चर को दोबारा छेड़ा जाता है, जो मुशर्रफ दौर में सेंट्रलाइज एजेंसी अंडर वन रूफ थी, और तमाम एजेंसी जो है मेयर के ताबे थी सिटी, और जिस दौर में काम हुआ कराची बिल्कुल हुआ। लेकिन फिर अचानक क्या होता है, उस नोटिफाइड प्लान पे अमल नोटिफाइड नहीं किया जाता प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, और फाइनली 2018 आता है जब हानी कमीशन आता है कराची में। अमीर हानी मुस्लिम का जुडिशियल वाटर कमीशन आता है, वो कराची और हैदराबाद की सिचुएशन असेस करते हैं, वाटर एंड सैनिटेशन के इश्यूज को। वो पूछते हैं कि इस दौरान ये आपका मास्टर प्लान किधर है? तो बताया जाता है कोर्ट में, क्योंकि मैं उस हियरिंग में मौजूद था, और मजे की बात है उस वक्त फोकल पर्सन आज के चीफ सेक्रेटरी सैयद आसिफ हैदर शाह साहब थे,
और उस वक्त भी चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब थे, हाँ। ठीक है। और जब मुझे तो बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो इसमें, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, मैं उसी तरफ आ रहा बनी हूँ। उसमें जब पूछा जाता है तो बताया जाता है सब वो एक नोटिफाइड प्लान है नहीं 52 से, एक 2007 का बना था लेकिन वो नोटिफाई नहीं हुआ। तो फिर 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, हानि साहब उसमें भरमी का इज़हार करते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, बोला जाता है कि अगर इसको आप नोटिफाई नहीं करेंगे विद इन 1 आवर देन वी हैव गॉट राइट टू शो कॉज द सीएम। ठीक है, 1 घंटे में नोटिफाई होता है। फिर 10 अक्टूबर 2018 को कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 11 साल बाद फाइनली नोटिफाई होता है। दुनिया का बेहतरीन नोटिफाइड शहरों में कराची को लाने के लिए तमाम, उसमें लिखा है ऑल फेडरल प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट एजेंसीज शैल बाउंड बाय दिस नोटिफाइड प्लान टू एक्ट अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर क्या होता है, 11 साल में कोई काम नहीं हुआ उसके मुताबिक। 2007 से 2018 तक नहीं हुआ, फिर 2018 के बाद से 2018 से नोटिफाइड प्लान है, मगर 2018 से 2024 तक भी नहीं होता और आज तक भी नहीं होता। 2024 में मैं ये चीज असेस करते हुए मैं कोर्ट में लेके जाता हूँ कि साहब ये मैं काफी इदारों से पूछता हूँ, एसबीसी केडी, सब बोलते हैं कि नहीं जी ऐसे कोई प्लान नहीं है। मैं उस हियरिंग में मौजूद था, आसिफ हैदर शाह साहब मौजूद थे, हानि साहब मौजूद थे और मेरे सामने की बात है। आई हैव गॉट दैट गजट नोटिफिकेशन 245 पेज का है। मैं वो नोटिफिकेशन लेके कोर्ट जाता हूँ और मैं कोर्ट में कहता हूँ कि साहब ये नोटिफाइड कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान, अब क्या स्टेटस है इसका? ये अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। फिर इंप्लीमेंटेशन के लिए हम कोर्ट में लिखे गए, कोर्ट ने हल्फनामे मांगे तमाम इदारों से 10 अक्टूबर 2025 को, लेकिन किसी ने हल्फनामे नहीं जमा कराया, उल्टा ही एप्लीकेशन जमा कराई कि ऑर्डर को रिकॉल किया जाए। पहले ये कहा गया कि हम इस पर अमल दरामद यकीनी बनाए जाएंगे, लेकिन फिर हमने कोर्ट को बताया। आम कराची के आदमी को आप समझाइए क्यों उसको इसके पीछे नोटिफाई किया जाए, वापस नोटिफाई नहीं हुआ, नोटिफाई ही नहीं हुआ तो डीनोटिफाई क्या, नोटिफाई हो गया 2018 में। 2018 10 अक्टूबर से वो नोटिफाइड प्लान है, लेकिन किसी इदारे ने अमल दरामद करने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं की? इसके पीछे अरबों रुपए का गड़बड़ घोटाला है। जमीनों क्या है जरा उसके ऊपर, उसमें फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनना थे, उसमें मीडिया सिटी बनना था, एजुकेशन सिटी बननी थी, उसमें एयरपोर्ट की जमीन एलोकेशन थी, वो तमाम चीजें जो उसके अंदर पूरी मौजूद थी। उसके अंदर डिजास्टर रिलीफ एंड मैनेजमेंट प्लान है जिसको इंप्लीमेंट करना था। अगर आप इंप्लीमेंट करते तो आज सानाए गुल प्लाजा नहीं होता। अच्छा, ये सारी चीजें जो आप इख्तियारात की बात करें तो ये इख्तियारात की मुंतकली होनी थी। बिल्कुल। 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट लोकल बॉडीज के पास जाना था, जो कि इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने पास रखा हुआ है, सिंध हुकूमत ने। यही आप कहना चाह रहे हैं? और पीएलडी 2022 सुप्रीम कोर्ट 439 गुलजार साहब की लैंडमार्क जजमेंट है, एमक्यू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, पैरा 46। ऑल एजेंसीज जो 32 इदारे हैं वो सेंट्रलाइज को डिवॉल्व करेंगे अंडर आर्टिकल 140 मेयर के ताबे होंगे। केडीए, एसबीसीए, केएमसी, आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबको सिंध का नाम देके आपने फेडरल प्रोविंशियल लोकलाइज उसमें रखा हुआ है। नहीं, अभी तो मुर्तजा वहाब मेयर है पीपल्स पार्टी के, अब क्यों नहीं कर रहे? कंटेम्प्ट है 797 2022 केस अभी तक पेंडिंग है, सुप्रीम के ऑर्डर की वायलेशन हो रही है। और तो इस पे कोई कंटेम्प्ट में गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन पेंडिंग है 797 सिंध हाई कोर्ट में एक पेंडिंग है, एक एमक्यूएम का केस पेंडिंग है और एक दूसरी लोगों का केस पेंडिंग है और वो केस लग ही नहीं रहा। अब उसके अंदर उन्होंने कहा हमने कमेटी बना दी, कमेटी खेल रहे हैं और आज 7वां साल हो गया उस नोटिफाइड प्लान को वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। कराची को रियून कर दिया गया, कराची की जमीनों की एलोकेशन कच्ची आबादी उसके खिलाफ वो होगी। वो तकरीबन अगर वो तखमीना लगाया जाए, अगर नैब हमारे साथ बैठे तो हम बताएंगे कि अरबों रुपए की जमीन की हेरा फेरी हुई, रेवेन्यू रिकॉर्ड सारा चेंज हुआ और जितनी कराची के अंदर टेंडर्स और डेवलपमेंट हुई उसके बरक्स हुई, चाहे वो केईसी हो, एसएसडीसी हो, केएमसी हो, केडीओ, एसबीसी हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सबको उसके तहत सेंट्रलाइज्ड वन एजेंसी के अंडर में काम करना था क्योंकि सबके सिग्नेचर्स हैं। और ये फेडरल गवर्नमेंट का विजन 2030 प्रोग्राम है जो एक्सटेंडेबल अप टू 2030 है और ये प्रोजेक्ट उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये प्लान उथल लसबेला तक एक्सटेंड किया जाएगा। अच्छा, ये कितने साल से आप कह रहे हैं पेंडिंग है? ये 2018 में फाइनली गजट नोटिफिकेशन होता है अंडर क्लॉज 7B ऑफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस 1979। 7B प्लानिंग उस टाउन प्लानिंग के तहत और उसमें लिखा हुआ है विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ मिनिस्टर सिंह दिस कराची नोटिफाइड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इज हियर बाय नोटिफाइड। ठीक है, 8 साल तो हो गए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, हानि साहब का ऑर्डर है इसमें और चीफ मिनिस्टर नहीं 8 साल तो हो गए। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जनाब अब ये इसको देखा जाएगा या अभी भी कोई गारंटी नहीं? देखिए 19 तारीख को इसकी दोबारा हियरिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम इदारों के हल्फनामे मांग लिए थे, केएमसी केडीए, वो तमाम लोग या तो मुल्क से बाहर चले गए, कुछ लोग जो छुट्टी पे चले गए जब हियरिंग के दौरान हुए, कुछ लोग जो एडजर्नमेंट पे चले गए। फिर दोबारा हियरिंग लगी, बेंच चेंज होने का इंतजार किया गया, फिर एक एप्लीकेशन लगाई गई सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल की तरफ से कि जी ऑर्डर जो है वो गलत दिया गया है।
आप इस ऑर्डर को रिकॉल करें। तो उस पर हमने तौहीन अदालत की एप्लीकेशन लगाई चीफ सेक्रेटरी सिंध के खिलाफ, हमने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ, और हमने और वो जो कंसर्न एएजी था, हमने कहा ये नोटिफाइड प्लान है, ये सिंध गवर्नमेंट की गजट नोटिफिकेशन पे शाया हुआ। और अच्छा, अब ये एक तो चीज होती है ना कि जनाब सबजुडिस होते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन हम तो यहाँ पे उन पॉइंट्स के हवाले से बात करें कि क्या हुआ, और इसमें बेहतर ये था कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो अपना नुक्ता नजर इस कानूनी पेचीदगियों के हवाले से, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है इस फोरम के ऊपर, वो भी आके अपना लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। यहाँ कोर्ट में कहा जा रहा है कि हम इसको इंप्लीमेंट करेंगे, अभी इसी फर्दर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, लेकिन उसके आड़ में हमने कोर्ट को बताया कि 2023 का ग्रेटर कराची मास्टर प्लान 2047 एक आपने उसको वो कर दिया है, टेंडर कर दिया है। 2023 में एक टेंडर आता है, केडीए उसका टेंडर देता है, यहाँ मेयर को भी नहीं पता, केडीए उसको लोकल गवर्नमेंट के तहत टेंडर देता है, ग्रेटर कराची प्लान 2047 प्रोमलगेट किया जाता है, उसके लिए 1000 मिलियन से ऊपर फंड सेक्शन किए जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन जब ये हल्फनामे बताए जाते हैं तो फ्रेयर हॉल के अंदर एक एग्जीबिशन लगाई जाती है, और उसके अंदर जो टाउन प्लानिंग का एक्सपर्ट ही नहीं है उसको बिठा के कहा जाता है ये, हालांकि ये प्लान अरबों रुपए की लागत से बना था और इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के तहत, हमने कोर्ट में भी बताया, आर्टिकल 19 एब्यूज ऑफ फंक्शंस कर रही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एब्यूज ऑफ फंक्शन कर रही है, पाकिस्तान इज सिग्नेटरी ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन करप्शन। अब तो बहुत सारी चीजें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जो प्रोग्राम्स हैं ना, उनकी उससे चीजें बेहतर हो रही हैं, बिल्कुल। तो जाहिर है कि इस प्रोग्राम से भी कुछ उम्मीद की जा सकती है। फिर दूसरा वन, कराची की जो सो कॉल्ड जो हमारी पॉलिटिकल एलीट है, या जो कराची के सरपरस्त गार्जियनशिप जो है वो दावा करते हैं, नेमली एमक्यूएम है या आपके जमात इस्लामी है, ये पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ हैं? ये जो आप बात कर रहे हैं ये सिर्फ अदालतों के अंदर मौजूद है या पॉलिटिकल पार्टीज गई हैं? पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता था कि गजट नोटिफिकेशन है, इसके गजट शाये नहीं हुए, किसी बुक में मौजूद नहीं है। मेरे पास कॉपी थी, गवर्नमेंट के पास, मैंने जाके कोर्ट में पेश की, उसको पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, तो पहले बोलने लगे कॉपी नहीं है। 1 साल तक किसी का जवाब नहीं आया, ना मेयर का, ना सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का, ना डीजीएसबीसी का, ना डीजी केडीए का, किसी का जवाब नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि ये गलत है, क्योंकि इसके ऊपर बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑल फेडरल प्रोविंशियल लोकल गवर्नमेंट एजेंसी शैल एक्ट अंडर दिस नोटिफाइड मास्टर प्लान, और जो इसके खिलाफ जाएगा वो अब्यूज ऑफ पावर्स सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत भी होगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो ये देख रही हैं इस मामले को? बिल्कुल। कौन देख रहा है? देखें मैंने जो केस लेके गया ह्यूमन राइट्स का, मैंने कहा देखें ये आपके तमाम प्रॉब्लम्स का वन विंडो सोल्यूशन था। इसके अंदर सॉलिड वेस्ट का भी मैकेनिज्म है, सर्कुलर रेलवे का भी मैकेनिज्म है, आपकी सड़कें कैसी बनेंगी, आपकी बिजली पानी गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके जो गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कैसे बनेंगे, मीडिया सिटी कैसे बनेगी, एजुकेशन सिटी कैसे बनेगी, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट कैसा होगा, बिजनेस हब्स कहाँ होंगे, जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट सिटी सेंटर में उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म कैसा होगा। आप यकीन माने उसके अंदर जब ई चालान का केस आया तो हमने बताया कि ट्रांसपोर्ट का पूरा मैकेनिज्म मौजूद है, आपने ई चालान तो मंजूर कर दिया, लेकिन आपने ट्रांसपोर्ट का पूरा चैप्टर इंप्लीमेंट नहीं किया। ये हमारे केस 5079 के अंदर मौजूद है उस पे। और जो असल कराची जिसको कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो 1985 के तहत वजूद में आया, वो बंद पड़ा हुआ 17 साल से। इस पे कोर्ट ने भी हैरत का इजहार किया। तो देखें कराची स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्लान 2020 जो अमल दरामद नहीं कर रहा, वो बादियों नजर में एक मेगा करप्शन का हिस्सा है। इस मेगा करप्शन की वी आर गोइंग टू राइट इट, हमने कोर्ट में कहा, कोर्ट ने भी हमें ये कहा कि आप इस मैटर को नैब की तरफ भी रेफर करें। अच्छा जी, क्योंकि इसमें जब हमने बताया कि इंटेंजिबल इसमें अरबों रुपए की हेर फेर हुई, इसको नोटिफाइड प्लान को, क्योंकि इस नोटिफाइड प्लान के डेविएशन के अगेंस्ट तमाम जमीनों की अलॉटमेंट की, लैंड्स की कन्वर्जन की गई, जो नोटिफाइड इंटेंशन है सारी, बिल्कुल, और अरबों रुपए की, ये तकरीबन 8000 अरब तक चला जाएगा अगर तखमीना लगाया जाए, तो ये 8000 बिलियन तक चला जाएगा, 5 से 8000 बिलियन। ये इतने अरसे में अगर आप कैलकुलेट करें तो जितनी डिविएशन होगी उसको अगर टेंजिबल असेस किया जाएगा तो इसमें इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने फंडिंग दी है, जायका ने फंडिंग दी है, वर्ल्ड बैंक ने, आईएमएफ ने दी है, आपकी डोनर एजेंसीज ने दी है, पूरे एक्नॉलेजमेंट चैप्टर मौजूद है और तमाम एजेंसीज नहीं। तो फिर तो ये जो सूबे, नए सूबे की बात की जा रही, कराची को नया सूबा बनाया जाए या फिर एडमिनिस्ट्रेटिवली फेडरल गवर्नमेंट के अंडर दिया जाए या थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट, हल तो मौजूद है आपके पास इसका। देखिए कराची का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर 1960 में बन गया था। 1948 में कायदे आजम ने कह दिया था कि ये कैपिटल होगा, 55 तक कैपिटल, 55 से लेकर जब पिंडी चला गया कैपिटल तो 70 तक आप फिर भी फेडरल टेरिटरी रहे। ठीक है, जो डेजोल्यूशन ऑफ प्रोविंस 1 यूनिट ऑर्डर आया 1970 का, उसके अंदर कराची जो वाज नॉट पार्ट ऑफ सिंध, कराची वाज पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, कराची को मर्जर किया गया सिंध के साथ और कराची का पार्ट था लसबेला को मर्जर, मेरे पास वो एक्ट मौजूद है 1948 का और 97 का, प्रोविंशियल प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डेजोल्यूशन एक्ट ऑर्डर। इस वक्त क्या कहता है, क्या हैसियत है कराची की? कराची इस वक्त भी फेडरल टेरिटरी,
जब कायद आज़म का जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कैपिटल ऑर्डर था 1948 का, उसके तहत कराची को जो है सिंध का पार्ट नहीं था, कराची फेडरल टेरिटरी था। 55 तक भी रहा, 55 में कैपिटल चला गया, लेकिन कराची फिर भी फेडरल टेरिटरी रहा। 1970 तक, 30 जून 1970 तक कराची फेडरल टेरिटरी रहा था। 1 जुलाई को प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान डिसोल्यूशन ऑर्डर 1970 आया, याहिया खान की गवर्नमेंट, जब आर्मी की गवर्नमेंट थी। उस एक्ट के तहत कराची को जो है जो फेडरल टेरिटरी था, कराची को मर्ज कर दिया गया सिंध के साथ, और लसबेला को मर्ज कर दिया कि लसबेला वाज पार्ट ऑफ कराची, बलूचिस्तान के साथ। लसबेला एंड कराची वाज नॉट पार्ट ऑफ और नॉन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, ये एक हकीकत है। उसके बाद एलएफओ आता है इलेक्शंस के लिए 1970 में, और गवर्नमेंट किसकी है? याहिया खान की। ये कोई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। और उसके तहत एलएफओ के अंदर जो इलेक्शंस के लिए आया था प्योरली, इट वाज, उसके अंदर एक स्केड्यूल दे दिया जाता है। उसके स्केड्यूल के अंदर बताया जाता है कि कराची इज बीन मर्ज्ड टू सिंध, ठीक, और लसबेला वो हो गया। तो कराची अभी तक आर्टिकल 1(2)(b) के तहत, जहां इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एंड है ना, एंड के साथ वो जगह अभी भी खाली है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट तारिक मंसूर साहब, इस अहम तरीन मौजू पर हमारे साथ मौजूद थे। और उनके साथ ये जो 10-15 मिनट हमारे गुजरे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर और सीरियस हलकों में बात हो, कराची के लोग इसको समझने की कोशिश करें कि उनके साथ जो है वो दो हाथ हुए कहाँ पे, कहाँ पर उनके हुकूक पर डाका डाला गया है या डाका डाला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिडल ईस्ट में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, किस तरीके से वहाँ पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात में क्या पेशरफ्त है, इसका जायजा लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। क्या मशरिक़ वुस्ता एक नई बड़ी जंग की तरफ बढ़ रहा है, या सिफारतकारी का जादू सर चढ़ कर बोलेगा? मस्कत की खामोश फिजाओं में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले हालिया मुज़ाकरात ने आलमी सतह पर एक नई बहस छिड़ दी है। एक तरफ सदर ट्रंप की सख्त तरीन शराइत और फौजी ताकत का मुजाहरा है, तो दूसरी तरफ ईरान का अपने मिसाइल प्रोग्राम पर समझौता न करने का दो टोक ऐलान। क्या ट्रंप का आर्ट ऑफ द डील तेहरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, या ईरान का खरमशर 4 मिसाइल मुज़ाकरात की मेज पर तवाज़ुन बरकरार रखेगा? इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। स्पेन से सहाफ़ी और तजियाकार सहर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, और लंदन से हमें आयशा गाजी ने ज्वाइन किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सहर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये फरमाइएगा कि क्या ये जो मस्कत मुज़ाकरात हैं, ये पुरअमन हल के लिए इनको पहला स्टेप, एक कॉन्क्रीट स्टेप कहा जा सकता है, या फिर एक टाइम गेनिंग एक्सरसाइज ये समझी जाए? और क्या वाकई अमेरिका ने इस वक्त अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है, वो सिफारतकारी की तरफ माइल हो रहा है? सार, देखिए, इस वक्त असल में ज़रूरत इस बात की है कि यूक्रेन और गज़ा की जंग के बाद अब जो है एक नई जंग की तरफ जाने का किसी का भी इंटरेस्ट उस तरह से नहीं है। ख़ास तौर से अमेरिका का किसी भी तरह से इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जैसे आपने भी सवाल किया, इस वक्त सिर्फ बारगेनिंग एक चिप जो है उसके तौर पर इन बातों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो अभी जो डिस्कशन हो रहा है, या जो ट्रेड टॉक्स हो रही हैं, जो ओवरऑल ईरान और यूएस के दरमियान बात हो रही है, ये एक डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि अभी किसी भी किस्म की नई जंग के अंदर अमेरिका इन्वेस्ट नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजिकली भी अमेरिका के लिए एक अच्छा कदम नहीं होगा। ईरान को इस वक्त ज़रूरत है किसी एक ऑक्सीजन की, और अगर उसके ऊपर से थोड़े से भी अगर सैंक्शंस का रिलीफ हो जाता है, यानी अगर उनके ऊपर जो मुआशी पाबंदियां लगी हैं या जो बाकी सैंक्शंस लगी हैं, अगर वो हट जाती हैं, कुछ हद तक हट जाती हैं, तो उससे उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, खास तौर से तेल और बैंकिंग के जो उनका इंडस्ट्री है उसके लिए। तो इस सूरत इस बात की है कि ये फौरी जंग तो नहीं बंद हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये हो जाएगा कि कुछ अरसे के लिए डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा, और एक तरह से हॉस्टिलिटीज को मैनेज करने का ये एक तरीका कार है कि ये अमेरिका किसी भी तरह नहीं चाह रहा कि जो ईरान है वो पूरे रीजन में अपनी हेजेमनी जो है वो जमा ले। इस वजह से वो कोशिश कर रहा है कि ईरान को इंटीग्रेट करे, उसको डिस्कशंस में शामिल करे। ओके आयशा, अब आप क्या समझ रही हैं कि ईरान, अब जाहिर के अमेरिका ने उसकी एटमी तंसीबात के ऊपर हमला किया, अब ये जो पीस स्टॉक है, जिस तरीके से ये मामला आगे बढ़ रहा है, क्या ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा? दोनों तरफ से एक ट्रस्ट का एलिमेंट आगे बढ़ सकेगा? देखें, इस बात की असेसमेंट तो हम इससे कर रहे हैं कि पीस टॉक में जाने से पहले दोनों पार्टीज जो है वो किस तरह के बयान दे रही हैं। अमेरिका ने भी, आपने मार्को रूबियो की अगर इस बारे में स्टेटमेंट सुनी हो, तो वो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, वो एक पीस टॉक में जाने वाली स्टेटमेंट नहीं है कि अगर आप अल्टीमेट सरेंडर नहीं करते हैं तो पॉइंटलेस है, लेकिन लेट्स सी।
सो दिस इज़ काइंड ऑफ उनकी बात का मकसद यही है। और ईरान ने भी यही बात कही है कि देखिए हम सिर्फ मुज़ाकरात की मेज़ पे इसलिए आ रहे हैं कि हम कोई भी ऑप्शन हाथ से जाने नहीं देना चाहते, कोई भी मुज़ाकरात का ऑप्शन। और इस वक्त स्ट्राइट ऑफ हॉर्मुज़ में जिस तरह से इतनी एस्केलेशन हुई है, एक अमेरिका भी कह रहा है कि हम उसको, और जाहिर है कि वो टारगेट कर रहे हैं, वो उसी तरफ को लेके आ रहे हैं, अपने बहरी बेड़ों को उन्होंने वो भी नहीं तो ये मोबिलाइज कर रहे हैं। बार्गेनिंग, मैं भी कह रहा हूं ये बार्गेनिंग टेबल के ऊपर जब जहां पे डिस्कशन होगा वहां पे दोनों तरफ से जो एक प्रेशर है, तो एक बेहतर बार्गेनिंग के लिए मेरे ख्याल से ये टूल्स हैं इसके। देखिए बेहतर बार्गेनिंग के लिए इसमें सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड्स क्या हैं। ईरान के साथ से अमेरिका की डिमांड्स क्या है। अब अपना न्यूक्लियर जो है प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम दोनों को आप डाउनग्रेड करें, या उसको खैर न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बिल्कुल ख़त्म कर दें। और फिर उसके बाद आप अपनी जो लेबनान में आपकी हिजबुल्लाह है उसको सपोर्ट करना बंद कर दें। आप यमन में अपने मलेशिया उसको सपोर्ट करना, हौसियों को सपोर्ट करना बंद कर दें। और फिर आप इराक के अंदर, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, कि आप इराक के अंदर जो आपके मलेशियाज काम कर रही हैं उनको सपोर्ट करना बंद कर दें। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि देखें ये वही हैं जो तब स्टार्ट हुए हाँ, जब वॉर ऑफ टेरर में ईरान के ऊपर, सॉरी, अमेरिका ने इराक के ऊपर हमला किया। और उस ठीक। वक्त 2003 में ईरान ने उनको सपोर्ट किया, और ये सारी वहाँ पे जो चल रही हैं ईरान की जो प्रॉक्सीज थी वो उस वक्त यूएस को सपोर्ट कर रही थी। लेकिन 2007 में आके उन्होंने यूएस को सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वहाँ पे दोनों का अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा था कि यहाँ पे हमें हेजेमनी चाहिए, और ईरान ये चाह रहा था कि यहाँ पे हमें अब कंट्रोल चाहिए। तो एट टाइम्स ये भी हुआ कि इराक के अंदर ही कई जगहों के ऊपर ईरान और यूएस आपस में लड़ रहे थे, और कई जगहों के ऊपर ईरान और यूएस जो है वो दूसरी पार्टी के साथ लड़ रहे थे। सो दिस इज, और फिर उससे भी पीछे जाती हैं 1980s में। जिस तरह आप देखें कि जब इनका ईरान और इराक की जंग हुई, और ईरान वॉज गोइंग टू बी विक्टोरियस एट दैट टाइम। हाँ, तो उस वक्त सिर्फ पावर बैलेंस करने के लिए, बिकॉज यूएस ना तो सद्दाम को सपोर्ट कर रहा था और ना ही खुमैनी को सपोर्ट कर रहा था, तो उन्होंने उस वक्त फौरन यूएस ने इराक को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, बिकॉज वो पावर बैलेंस चाहते ठीक थे है, कि भाई ठीक कोई है। भी विन नहीं। अच्छा, अब आयशा, बड़ी इसकी आयशा आपकी तरफ आता हूँ। 3-4 पॉइंट्स हैं। पहले तो ये कि जो उनका जौहरी प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो डिमांड की बात की जा रही है, जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करने के हवाले से, या जो उसका अशरफ कर दिया। सेकंड, जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसको महदूद करना। और तीसरा, प्रॉक्सीज के हवाले से उनको सपोर्ट नहीं करना। तो क्या ये ईरान के लिए बेहतर होगा, मुनासिब होगा, या वो इतना पीछे हट सकेगा इन सारी चीज़ों में कि वो अमरीकी डिमांड को जो है वो फुलफिल कर सके? सहर? जी, एक्चुअली ये जो आपने बात की कि जोहरी जो उनकी तनसीबात हैं या जो न्यूक्लियर वेपन्स ईरान बनाना चाहता है उसको जो है ख़त्म करने की डिमांड की जा रही है। मुझे ऐसा अब तक जो हम लोगों ने देखा है इतनी दहाइयों से जो ईरान और यूएस के दरमियान एक कोल्ड वॉर चल रही है, उसमें उसको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि ईरान हो सकता है फॉर द टाइम बीइंग कोई एक बात उनकी मान ले या इस तरह से अपने प्रोजेक्ट्स को कंटेन कर ले, लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म वो नहीं करेगा। क्योंकि क्योंकि इस असल डिमांड के असल पीछे डेटरेंट तो सबसे वही है ना, ईरान के पास जो डेटरेंट है वो तो जी वही है। एग्जैक्टली क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह है कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो सपोर्टर है या जो सबसे बड़ा पार्टनर है वो है इसराइल। हाँ, और इसराइल किसी भी किस्म की टॉक्स को शक की नज़र से देखेगा, खास तौर से ईरान के साथ। और वो ये चाहेगा कि अगर कोई भी बात होती है तो उसके अंदर सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करने की बात की जाए। और ईरान इस बात को नहीं मानेगा, क्योंकि फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त चाह ये रहे हैं कि किसी भी किस्म से कोई ऐसी बातचीत तय हो जाए जिससे जंग ना हो। और दूसरी बात ये कि एक मुसलसल बातचीत चलती रहे, और फॉर द टाइम बीइंग एक शॉर्ट टर्म डील जो है मैनेज हो जाए, जिसमें प्रॉक्सीज को कंट्रोल करने की बात की जाए, खत्म करने की नहीं लेकिन कंट्रोल करने की बात की जाए। उसमें जो जोहरी तंसीबात हैं या जिस तरह न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का है उसको कंट्रोल किया जाए। खत्म ईरान नहीं मानेगा इस बात को। और तीसरी बात यह कि उसके अलावा जो ईरान पर सैंक्शंस हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, उसको किसी तरह तक कम किया जाए ताकि ईरान को और ईरानी अवाम को जो है किसी भी तरह की एक सपोर्ट मिल सके। क्योंकि अभी भी ईरान में जो एहतजाज चल रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह यही मुआशी जो प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल। वही इसकी सबसे बड़ी वजह है। हम्म, जी। इसको इस तरह से लेते हैं कि जनाब ये जो इस वक्त टॉक्स हैं, अमेरिका चाह क्या रहा है? क्या वो ईरान में एक रिजीम चेंज चाह रहा है? और फिर दूसरी तरफ जो ईरान की आवाम है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि ईरान की आवाम क्या चाह रहे हैं। और ये जो बात की जा रही है बार्गेन के हवाले से, बैकफुट पे लेके आने के हवाले से, क्या डिवीजन है इस वक्त ईरान की अपनी आवाम में इन तमाम चीज़ों को लेकर? देखिए
ईरान के अंदर जो इजरायली एसेट्स बैठे हुए हैं वो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो गए अभी जो पिछले दिनों ईरान की और इसराइल की वहाँ पे जो भी लैंड वॉर हुई वहाँ पे वो वाज़ेह हो गए। फिर उसके बाद अमेरिकन एसेट्स भी वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जाहिर है कि ईरान के अंदर एक ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, उनके दोनों जो एक लिबरल क्लास है और एक जो खमैनी के सपोर्टर्स हैं उनके दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट तो है जो बड़े साल जिस तरह हमने पिछले अपने प्रोग्राम में भी बात की थी कि उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, वो तो वहाँ पे मौजूद है। अब आपने अगर देखा हो तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी ने आई थिंक वहाँ पे बयान दिया है विच इज़ वेरी रिमार्केबल कि हमने किस तरह से मैनिपुलेट किया है, कि वहाँ पे से हमने डॉलर निकाल लिया और जाहिर है कि वो फ्री फॉल हो गया जो इनका ईरानी रियाल है। तो फ्री फॉल हुआ तो लोगों के ऊपर मुश्किल आई तो लोग बाहर निकले हैं तो अमेरिका ने उसको मैनिपुलेट किया। अमेरिका ने कहा जी फुल सपोर्ट भी प्रोवाइड की, जाहिर है मार्को रूबियो ने आई थिंक के वहां से बयान दिया था कि आपके इर्द गिर्द वहां पे इसराइल के एजेंट्स फिर रहे हैं, विच वॉज वेरी रिमार्केबल। कहा जाए तो इतना खुलेआम कह देना बहुत बड़ी बात थी। तो ये भी देखने की बात है कि किस तरह अमेरिका उसको पोर्ट्रे कर रहा था। और फिर अभी भी आप देखें इस वक्त तक भी सोशल मीडिया के ऊपर ईरान के अंदर से ही अपेरेंटली ईरान के अंदर से ही ये आवाज़ें आती हैं कि वी आर वेटिंग फॉर यूएस के हमें आकर लिबरेट कराएं और ये ठीक हो। है। सो वहाँ पे जो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो तो जाहिर है कि ईरान को नुकसान देगा किसी भी सूरत में। ठीक है, और लेकिन जाहिर है कि ईरान अमेरिका पे उसको चाहेगा, इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना चाहेगा। एक छोटे से ब्रेक की कॉल है, सहर बलोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा गाजी भी मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त बर्लिन से सहर बलोच और लंदन से आयशा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी तरफ आऊँगा। ये जेरेड कुशनर की इस वक्त शमूलियत क्या इस बात का इशारा है कि अब इस इन टॉक्स के अंदर भी अब्राहम अकॉर्ड टाइप की कोई चीज़ डिस्कस होने जा रही है या उसी को एक फर्दर एक्सटेंड किया जाना है? जी फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह ये है कि फिलहाल सबसे बड़ा जो मार्का है या सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि ईरान को टेबल पर लेकर आना और उनसे बात करना। क्योंकि इस वक्त अगर खित्ते में कोई बहुत बड़ा चैलेंज कर रहा है अमेरिका को, इसराइल को, तो वो ईरान कर रहा है। और जैसे कि हमने पहले भी बात की कि इराक और यमन और मुख्तलिफ इलाकों में, लेबनान में जो उनके प्रॉक्सीज हैं उनको किसी तरह कंटेन और कंट्रोल करना है। तो उस वजह से इस वक्त कोई ऐसी बात अमेरिका नहीं करना चाहेगा या टेबल पे नहीं लाना चाहेगा जिससे किसी भी तरह से ईरान वापस बैक फुट पे चला जाए और फिर उसको लाने में 10 साल या इससे ज्यादा का अरसा लग जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो फैक्टर इन बातचीत में बार बार आता है वो है ट्रस्ट डेफिसिट का। दोनों ममालिक एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं। ईरान ये समझता है कि जो इससे पहले जो आलमी ममालिक के साथ मिलके जो एक प्रॉपर एक बनाई गई थी, एक तंजीम बनाई गई थी जिसके अंदर ये कोशिश थी कि ईरान को किसी तरह पाबंदियां उस पर से हटाई जाएं ताकि वो अपना फिर न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाना बंद कर दे। उसको जब ट्रंप दौर में खत्म किया गया तो उससे ईरान को ये लगा कि भाई जो अमेरिका के वादे हैं वो मुस्तकिल नहीं होते, अक्सर उनको बीच में छोड़ दिया जाता है। जिसकी वजह से फिर अमेरिका का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान की हेजेमनी रीजन में रहे, जो कि इस वक्त है। और इस वक्त अगर इसराइल का सबसे बड़ा अगर कोई उनको चैलेंज कर रहा है तो वो ईरान कर रहा है खित्ते से। तो ऐसी कोई बात करना जिससे ईरान दोबारा बैकफुट पे जाए, ठीक है, यानी मुझे ऐसा अभी अमेरिका नहीं कोई लगता कोई कि ऐसा हो। अनफिनिश एजेंडा जो है वो नहीं रखना चाहता, सूरत-ए-हाल को जो है वो कंट्रोल किया जाए। जी आयशा, ये मुझे बताइए कि अभी हेडलाइंस बन रही थी कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है, किसी भी वक्त हमला कर सकता है, और तमाम इंटरनेशनल जो जराइद में और टेलीविजन में ये सब रिपोर्ट किया जा रहा था ना। हम अगर कमोडिटी मार्केट को देखते हैं, स्पेशली अगर ऑयल मार्केट को देखते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि ये सिर्फ एक जो अपनी मसल्स दिखाए जा रहे हैं, अपनी पार शो की जा रही है और जंग का कोई खतरा नहीं है, फुल फ्लेयर वॉर का कोई खतरा नहीं है इस वक्त। देखें इस वक्त पॉसिबिलिटीज तो दोनों हैं। अमेरिका ने जैसे मैंने कहा कि मोबिलाइज तो किया है अपने जाहिर है कि यूनिट्स को, और वहाँ पे स्टैंड बाय भी किया है बहुत सारी जगहों पे। और सबसे ज़्यादा इस वक्त खतरा तो खलीजी ममालिक में, उन कंट्रीज का, मुस्लिम ममालिक में, अरब बेल्ट में उनको है जहाँ जहाँ पे अमेरिकन बेसिस हैं। क्योंकि सबसे पहले जिस तरह पहले हमने देखा कि ईरान ने हमला जो है वो अमेरिकन बेसिस के ऊपर
किया अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट करने के बजाय इसराइली बेसिस तो यहाँ पे हमें ऐसा अमेरिकन फॉर्म में ही मिलती हैं। और अगर उन्होंने देखें, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम निगलेक्ट करते जाते हैं, कि अमेरिका ने यूएस इराक के ऊपर भी यही कहा था कि जी आप वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहे हैं, सही। और पार्लियामेंट से कोई भी वो किए बगैर उन्होंने वहां पे अटैक कर दिया। हाँ। तो अगर अब इनको ये है कि यहाँ पे ईरान ये सब कुछ कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है, तो इनको किसी मुज़ाकरात की किसी भी तरह नहीं, की तो फिर दो और पॉइंट हो सकते हैं ना आयशा, दो पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये कि जितनी ह्यूज डिप्लॉयमेंट और मोबिलाइजेशन इस वक्त हो रही है उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है, वो सिर्फ डराने धमकाने नहीं होती। एग्जैक्टली नंबर टू, एग्जैक्टली दैट इज द पॉइंट, बट वी ओके, हैव टू सी वन मोर थिंग कि हाँ, देखें ऐसी क्या चीज है जो अमेरिका को रोक रही है। एक तो ये है कि 20% ऑफ दुनिया का जो ऑयल यहाँ से सप्लाई होता है, 20% ऑफ सप्लाई के ऊपर ईरान का कंट्रोल है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के, हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में। राइट। सो मे बी दैट इज द पॉइंट जो उनको कह रहा है, एंड द अदर उनको थिंग, इस एंड बात द पे अदर मजबूर थिंग कर इज रहा है। अदर जो रिटेलिएशन होगा फिर वो ईरान तक महदूद नहीं होगा, वो खित्ते के जो दीगर इत्तेहादी अमरीकी ममालिक है वहां तक पहुंच सकता है। ये भी एक पार्ट हो सकता है ना। इत्तेहादी अमरीकी ममालिक भी, और जहां जहां पे ईरान की सपोर्ट बैठी हुई है वहां पे भी ये सब कुछ हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा वरी करने की बात हमारे अपने लिए है। आपने भी पिछले दिनों देखा होगा कि जो यहाँ पे बयान आया है पिछले दिनों, जो इसराइल के एक फिल्म मेकर का, एंड ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ देयर वहाँ की फोर्सेस का पार्ट रहा है। दैट इज़ वेरी रिमार्केबल कि उन्होंने कहा कि किस तरह से ये अब प्लान ये है कि ईरान एंड थ्रू ईरान देन पाकिस्तान इज़ द टारगेट। उन्होंने कहा जी ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी होगी, और ये सब कुछ दिस इज़ पार्ट ऑफ द प्लान। और जिस तरह से अब पहले तो देखे ना, एक बात की जाती थी पाकिस्तान के अंदर, जी यहाँ पे डेप्रिवेशन है, डेप्रिवेशन की वजह से कुछ लोग खड़े हो गए और वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब तो ये ईरान से भी हिस्सा मांग रहे हैं, पाकिस्तान से भी हिस्सा मांगने में, दिस इज अब ये सिर्फ पाकिस्तान के ठीक हद है, तक महदूद नहीं रही बात। ठीक है। और ये लास्ट, सारा जंग का पॉइंट भी अब देखें कि वो पानी में ही बनने जा रहे हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी, द वॉर इज नॉट गोइंग टू बी ऑन द अदर एंड ऑफ ईरान। ठीक है जी। लास्ट बीस्ट, मैं अब जरा थोड़ा सा सार की तरफ आऊंगा। सर ये मुझे बताइए, बार बार इजराइल की बात हो रही है, तो इजराइल इन मुज़ाकराती अमल को लेकर क्या फील कर रहा है? क्या पसे पर्दा वो यही सारे खेल खेल रहा है, वो उसकी मंशा के मुताबिक सब कुछ हो रहा है? इसराइल का इस वक्त सबसे बड़ा इशू ईरान ही है खित्ते के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो वो ही कर रहा है। ठीक। और अगर ये होंगे ईरान और यूएस की कोई भी बातचीत होती है उसमें इसराइल का कहीं ना कहीं कोई एतराज या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट जरूर क्रिएट होगा। यानी आप क्योंकि ये ईरान आप ये कह रही हैं कि फिर ये सबताज भी कर सकता है इसराइल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके इस पीस ऐसी टॉक्स को। पॉसिबिलिटी है। ठीक और है। साथ में एक बहुत बड़ी बात यह भी है कि जो यूएई और दीगर ममालिक हैं, जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो ज्यादातर अपनी सिफारतकारी पे ज्यादा डिपेंड करती हैं, बजाय इसके कि वो बाकी किसी से करें। जैसे हमने सऊदी अरब और ईरान के मामले में देखा कि उन्होंने आपस में खुद अपने मामलात तय किए, और जब इसराइल ने हमला भी किया ईरान पर तो उसकी भी सऊदी अरब ने मजम्मत की। बहुत बहुत शुक्रिया। बर्लिन से सार बलोच आपका और लंदन से आयशा गाजी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखते हैं कि इस वक्त तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये पीस टॉक्स जो हैं ये बेहतर अंदाज में आगे चलेंगी, लेकिन मामलात इतने सादा नहीं है जितने दिखाए जा रहे हैं। इसमें इंतहाई पेचीदगियां हैं, और वो पेचीदगियां क्या होंगी आगे आने वाला वक्त ये सारी चीज़ें सामने लेकर आएगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।